गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में अध्ययन किया था और सरल सूक्ष्मदर्शी के उपयोग पढ़े थे। आज हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा मतलब जो वास्तविक सरल सूक्ष्मदर्शी होते हैं उनमें क्या होता है, उनका जो आवर्धन होता है वो 10 या 10 के बराबर या 10 से कम होता है। 10 या 10 के बराबर या 10 से कम होता है। तो इससे अधिक आवर्धन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? अधिक आवर्धन प्राप्त करने के लिए एक लेंस के स्थान पर दो लेंसों, एक लेंस के स्थान पर दो से अधिक लेंसों का उपयोग, दो या दो से अधिक लेंसों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार के संयोजन द्वारा अत्यधिक छोटी वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब हम देख सकते हैं। इस व्यवस्था को हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो देखो, सरल सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा अधिक आवर्धन प्राप्त करने के लिए देख सकते हैं हम यहां पर सरल सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा अधिक आवर्धन प्राप्त करने के लिए अधिक सरल सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा अधिक आवर्धन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम? प्राप्त करने के लिए एक लेंस के स्थान पर दो या दो से अधिक करने के लिए एक लेंस के स्थान पर दो या दो से अधिक लेंसों का क्या करते हैं? उपयोग, दो या दो से अधिक लेंसों का उपयोग करते हैं। और सरल सूक्ष्मदर्शी में हमने देखा एक ही लेंस था, उत्तल लेंस। दो या दो से अधिक लेंसों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार के संयोजन द्वारा इस प्रकार के संयोजन द्वारा हम क्या कर सकते हैं? छोटी वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब देख सकते हैं। इस प्रकार के संयोजन द्वारा हम छोटी वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब देख
सकते हैं, बड़े प्रतिबिंब देख सकते हैं। ये जो व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इस व्यवस्था को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। जो ये व्यवस्था है इसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब क्या होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में? एक लंबी बेलनाकार नली होती है। क्या होती है? एक लंबी बेलनाकार नली होती है इस प्रकार से, और इस बेलनाकार नली के दोनों सिरों पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक लेंस की फोकस दूरी और द्वारक कम तथा दूसरे लेंस की फोकस दूरी और द्वारक अधिक होता है। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, और जो लेंस नेत्र की ओर होता है उसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी एवं द्वारक, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एवं द्वारक अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एवं द्वारक की अपेक्षा कम होते हैं। ये नली जो होती है एक दंतुर दंड चक्र व्यवस्था, मतलब इस नली को आगे पीछे खिसकाने के लिए एक दंतुर दंड चक्र व्यवस्था होती है, जिसपे ये आगे पीछे, जैसे ये नली है, इस नली में दूसरी नली लगी होती है, तो दंतुर दंड चक्र व्यवस्था के द्वारा इस नली को हम आगे पीछे खिसका सकते हैं। एक नली के ऊपर दूसरी नली चढ़ी होती है तो इसको आगे पीछे हम खिसका सकते हैं। इस सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं हम, तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में लिख लें बनावट, तो उसके बाद इसका डायग्राम बना लेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें बनावट में लिख लेते हैं पहले, फिर हम चित्र बना लेंगे इसका बनावट। तो या तो पहले इसका डायग्राम बना लें और उसके बाद में लिख लें। बात एक ही है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये, या पहले लिख लें इसको, बनावट पहले लिख ही लेते हैं, फिर डायग्राम बना लेंगे। देखो बनावट क्या है इसकी? वही, इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार, इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है। बेलनाकार नली होती है जिसके दोनों सिरों पर क्या लगे होते हैं? जिसके दोनों सिरों पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। जिसके दोनों सिरों पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो लेंस वस्तु की ओर होता है, जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक लेंस इसको प्रदर्शित करते हैं हम ओ, अभिदृश्यक लेंस ओ, उसे अभिदृश्यक लेंस ओ कहते हैं। तथा जो लेंस
नेत्र की ओर होता है तथा जो लेंस नेत्र की ओर होता है उसे अभिनेत्र लेंस, उसे अभिनेत्र लेंस, और नेत्र को हम लिखते हैं ई से, अभिनेत्र लेंस कैपिटल ई कहते हैं। मतलब जो लेंस वस्तु की ओर होगा उसे अभिदृश्यक लेंस हो, तथा जो नेत्र की ओर, आंख की ओर होगा, आइस की ओर होगा, उसे अभिनेत्र लेंस ई कहते हैं। जो अभिदृश्यक लेंस है इसकी फोकस दूरी और द्वारक अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी और द्वारक से छोटे होते हैं। अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी एवं द्वारक, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी एवं द्वारक अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एवं द्वारक, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी एवं द्वारक अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एवं द्वारक की अपेक्षा कम होते हैं। मतलब क्या हो गया, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एवं द्वारक कम तथा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एवं द्वारक अधिक होते हैं। ये हो गया मतलब अभिदर्शक लेंस की जो फोकस दूरी और द्वारक होगा वो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी द्वारक की अपेक्षा क्या होंगे, कम होंगे, छोटे होंगे। अब बात करें ये जो इस पूरी नली को आगे पीछे खिसकाने के लिए, भाई एक लेंस फिक्स होगा, एक को आगे पीछे खिसकाने, तो पूरी नली को आगे पीछे खिसकाने के लिए एक दंत के लिए दंतुर दंड चक्र व्यवस्था होती है, जिसे हम कहते हैं दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। इस नली को आगे पीछे खिसकाने के लिए जो नली हम ले रहे हैं, इस नली को हम क्या करेंगे, नली को या पूरी नली को आगे पीछे खिसकाने के लिए एक दंतुर दंड चक्र व्यवस्था होती है। इस नली को इस पूरी नली को आगे पीछे खिसकाने के लिए, आगे पीछे खिसकाने के लिए एक दंतुर दंड चक्र व्यवस्था होती है। खिसकाने के लिए एक दंतुर दंड चक्र व्यवस्था होती है। अच्छे सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, अभिनेत्र लेंस और अच्छे सूक्ष्मदर्शी जो होंगे उनमें अभिनेत्र तथा अभिदर्शक लेंस कई लेंसों के संयोजन से बनते हैं। इसमें प्रतिबिंब के निर्माण जो होगा उसको हम निम्न चित्र में भी समझेंगे कि प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो देखो ये तो हो गई इसकी बनावट कि इसमें क्या क्या होता है। अब इसका जो डायग्राम है उसके बारे में हम समझते हैं। तो देखें, ये इसमें दो वो कंडीशन होगी, उसको हम लेते हैं। ये हमने दो लेंस ले लिए, ये एक तो हम लेते हैं, इसका डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है। डायग्राम आ गया तो डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है। ये
ये हमने एक उत्तर लेंस ले लिया है। ये इसका मुख्य अक्ष लेंस का। अब देखो ये लेंस है, तो इस लेंस का जो फोकस होगा, देखिए हम यहाँ से घुमाया हमने इसको पूरा, तो ये सी, ये फोकस ले लिया हमने। जैसे सपोज ये आ गया हमारे पास फोकस, और ये इतनी दूरी पर इधर भी ये द्वितीय फोकस रहेगा इसका। ये एफ हम मान लेते हैं इसको, ये एफ, ये F1 हो गया, तो ये F2 हो गया। अब देखो ये इसका ये लेंस O है, अभिनेत्र लेंस, तो इसको हम O से होगा, इसका प्रकाश केंद्र O, और ये जो है ये F, और ये हमने ले लिया 2F। कितना है ये? 2F। हम वस्तु को F और 2F के मध्य रखते हैं। ये वस्तु को हमने F और 2F के मध्य रख दिया, वस्तु AB, इसको F और 2F के मध्य मैंने रख दिया। तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात इसके द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये गुजर गई, और जो किरण प्रकाश केंद्र O, जो किरण प्रकाश केंद्र O से जाती है, वो बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाती है। और जहां पर मिलती है वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जहां पर मिलेगी वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ये प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा होगा। ये देख रहे हैं हम, ये वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा है। अब इसके, ये तो वस्तु है, वस्तु की ओर जो है, ये वस्तु है हमारी, ये वस्तु की ओर वाला जो लेंस है वो है अभिदृश्यक लेंस। कौन सा लेंस है ये? अभिदृश्यक लेंस। और जो अब दूसरा जो लेंस लगा होता है वो इधर की ओर होता है, दूसरा लेंस। तो देखिए यह भी नेत्र लेंस है, जो आंख की ओर होता है। इसकी फोकस दूरी, हम द्वारक बड़े होंगे, देखो ये छोटा है तो इसकी फोकस दूरी भी कम है, और द्वारक भी इसका क्या है, छोटा है, जबकि ये फोकस दूरी भी ज्यादा और द्वारक भी अधिक। यह भी नेत्र लेंस ई। अब देखें इसका जो फोकस होगा वो हम देखते हैं कि ये फोकस, इसको अपन चाहें तो यहाँ पर FO लिख सकते हैं, FO, क्योंकि ये अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी है FO, और ये जो जाएगा तो इसकी जो दूरी आएगी वो FO, और इसके बाद तो ये यहाँ पर हम देखते हैं तो ये यहाँ पर आया, ये यहाँ से लेकर हमने इसको, अगर इसका पूरा सर्किल बनाते हैं इतना बड़ा बनेगा। ये इस जगह, लगभग इस जगह में
एफ ई अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी। जितनी दूरी पर ये है उतनी ही दूरी पर यहाँ पर भी इसका ये हमारे पास एफ ई है। अब हम बात करें कि कहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो वो हम देखते हैं कहां पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखते हैं हम, ये एफ ई हम ले लें, तो ये एफ ई डैश ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, या ये एफ ओ है तो इसको एफ ओ डैश ले लो, और ये एफ ई है तो एफ ई डैश, या इसको एफ ओ ले लो तो इसको एफ ओ डैश ले लो, ये एफ ओ ले लिया तो इसको एफ ओ डैश हम ले लें, और इधर टू एफ डैश ले लेंगे, इधर आएगा तो यहाँ पर एफ ई, ये एफ ई डैश और एफ ई ले लिया। अब देखो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वही फोकस से होकर गुजरेगी। ये फोकस से होकर गुजरती है, और जो किरण ध्रुव से होके जाती है वो बिना विचलित हुए सीधी अब दोनों किरणों को हम ध्यान से देखें तो दोनों ऊपर की ओर फैलती हुई जा रही है, तो ये पीछे कहीं नहीं मिलेगी, तो इनको डॉट 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 आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो ये से ही हम इसको डॉट 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 आगे बढ़ाते हुए आएंगे, तो जहां पर मिलेगी वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ये जहां पर मिलती है वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और ये जो प्रतिबिंब होगा ये कैसा होगा भाई, ये जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा होगा, ये मिलती जा रही है, कहीं भी मिल सकती है, ये डॉट 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 जाएगी पीछे की ओर जा रही है, देख लो कहां तक मिलती है, ये वहीं अपन मिला देंगे और वही प्रतिबिंब का निर्माण कर देंगे इसका। यहाँ मिल गई और इसको हम इधर मिलाते हैं। ये यहाँ पर मिली और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब क्या होगा वो हम देख लें, क्या प्रतिबिंब बनेगा, ए डबल डेश और बी डबल डेश, क्या प्रतिबिंब हो गया, ए डबल डेश और बी डबल डेश। तो देखिए ये अल्फा, तो इसके सामने वाला कोण ये भी क्या रहेगा, अल्फा ही रहेगा। ये कोण बीटा, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाला कोण बीटा हो गया, इनको हम सोल्व करेंगे अभी। तो और ये आईज हुई हमारी यहाँ पर जहां से हम इसको देख रहे हैं, ये आईज है जहां से हम इसको देखते हैं, इसलिए इससे हम अभी दृश्य, ये तो अभी दृश्य हो गया, अभी नेत्र लेंस हो गया, अभी नेत्र लेंस
यहाँ की ओर है, इसलिए अभिनेत्र लेंस बोला जाता है। दूरी लिख लें तो ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ वस्तु की दूरी जो होगी वो होगी u0 माइनस u0, यहाँ से यहाँ तक की ये फोकस दूरी हो गई। तो ये हो गया, इधर पॉजिटिव रहेगी, तो ये फोकस दूरी आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की f0, मतलब f0 का मतलब fo है, ये स्मॉल fo, ये माइनस u0 आ गई। ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वस्तु से माइनस u0 या u, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी। यहाँ से जो ये वस्तु की दूरी है, ये फोकस दूरी FE फोकस दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। और प्रतिबिंब जो बना है, प्रतिबिंब का बना बेटा यहाँ पर, तो प्रतिबिंब की दूरी जो होगी इसके लिए प्रतिबिंब तो v0 होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी आ जाएगी हमारे पास v0 और ue, तो ये v0 ये ue दूरी कितनी हो गई है, इसको तो हटा दो, भी आवश्यकता नहीं, दूरी लिख लेंगे इसको, पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी लिख लें। इसके लिए ये वस्तु का कार्य कर रही है, तो ये हो गई हमारे पास v0, और ये प्रतिबिंब हुआ इसका, तो ये दूरी हो जाएगी, ये विदर्शक लेंस ऊपर लिख लेंगे, तो ये दूरी हो जाएगी हमारे पास ये तो आएगा तुम्हारे पास v0 यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो जाएगी ue, कितनी होगी ue, क्योंकि इसके लिए जो प्रतिबिंब बना है, जो अभिदर्शक, जो तुम्हारे पास जो अभिदर्शक लेंस था, ये अभिदर्शक लेंस, तो अभिदर्शक लेंस के सामने जो वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब बना वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा a डैश b डैश, ये जो अभिनेत्र लेंस है उसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, और ये अभिनेत्र लेंस इस a डैश b डैश का फाइनल प्रतिबिंब a डबल डैश b डबल डैश बनाती है, जो आभासी उल्टा एवं सीधा होगा इस वस्तु, मतलब a डैश b डैश के लिए क्या हो गया, ये सीधा। तो देखिए ये a डैश b डैश इस अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु है, तो ये ue लेंस के लिए दूरी हो गई, तो ue होगी, ये हो गई v0, ये माइनस और प्लस, हम चिन्ह नियम का उपयोग करेंगे जब लगाएंगे, ये u0 हमारे पास यहाँ पर है, ये ue इसके लिए हो गई। फोकस दूरी हम लिखना चाहें तो फोकस दूरी भी हम लिख सकते हैं, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो ये हमारे पास डायग्राम कंप्लीट है। अब देखें u0 आ गया, ue हमारे पास आ गया, और एक चित्र और बनता है इसका कि स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी पर रखा हो। तो ये देखें, हम यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम और इसका बना लेते हैं, जो हम सरल सूक्ष्मदर्शी में हमने बनाया था। ये अल्फा और ये वस्तु हमने ले ली ए बी है, यहाँ पर देखें वस्तु ए बी, और ये ओ, ये स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी जिसे माइनस डी से प्रदर्शित करते हैं, और ये अल्फा ये वस्तु, तो ये स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी पर रखी हुई है। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे, तो डेरिवेशन से पहले हम इसकी अगर रचना लिखना चाहें तो बनावट हो गई, रचना लिखना चाहें तो वस्तु कहाँ रखी हुई है, वस्तु को वस्तु ए बी अभिदर्शक लेंस के सामने फोकस और FO डैश तथा 2F डैश के मध्य रखी जाती है। जो वस्तु ए बी है वो अभिदर्शक लेंस के सामने लेंस की फोकस दूरी से कुछ आगे, लेंस की जो फोकस दूरी है उससे कुछ आगे रखा जाता है, ये F और 2F के मध्य रखी जाती है। तो वस्तु से निकलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन होकर, तो ये लेंस अभिदर्शक लेंस इसका जो प्रतिबिंब बनाता है वो बनाता है a डैश b डैश, जो वास्तविक उल्टा है वस्तु से बड़ा होगा। यह प्रतिबिंब a डैश b डैश अभी नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, और अभिनेत्र लेंस इसका फाइनल प्रतिबिंब a डबल डैश b डबल डैश बनाता है।
क्या बनाता है, ए डबल डेज बी डबल डेज बनाता है। इसके बाद फिर डेरिवेशन है, तो पहले हम इसकी रचना भी लिख लें। तो देखें रचना, इधर लिख देता हूं मैं रचना। या इस चित्र के नीचे लिख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वस्तु ए बी, वस्तु ए बी को, वस्तु ए बी को, कौन सी वस्तु ए बी को अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस के सामने, वस्तु ए बी को अभिदृश्यक लेंस के सामने लेंस की फोकस दूरी से, वस्तु ए बी को, ये वस्तु ए बी जो है इसको अभिदर्शक लेंस के सामने इसकी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी से आगे रखते हैं, आगे रखते हैं। तो यह लेंस इसका प्रतिबिंब, तो यह लेंस इसका प्रतिबिंब क्या बनाता है, ये लेंस इसका प्रतिबिंब क्या बनाता है, ए डेज बी डेज, प्रतिबिंब ए डेज बी डेज बनाता है, ए डेज बी डेज बनाता है, जो वास्तविक उल्टा, जो वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा, जो वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा होता है। ये देखें, ये जो प्रतिबिंब ए बी जो वस्तु थी इसका प्रतिबिंब बनाया इस लेंस ने, अभिदर्शक लेंस ने, ए डेज बी डेज, जो वास्तविक है, उल्टा है, किरणें वास्तव में मिलती है तो वास्तविक हो गया, उल्टा है और वस्तु से बड़ा है। अब ये जो प्रतिबिंब बना है ये अभिनेत्र लेंस के लिए किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। तो आगे लिखेंगे हम, यह प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब ए डेज बी डेज, यह प्रतिबिंब ए डेज बी डेज, यह प्रतिबिंब ए डेज बी डेज अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस के लिए, अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है और इसका अंतिम और इसका जो प्रतिबिंब बनाएगा ये वस्तु का कार्य कर रहा है। तो ये प्रतिबिंब ए डेज बी डेज इस नेत्र के लिए, अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है और ये कार्य करता है, और यह लेंस इसका अंतिम प्रतिबिंब ए डेज बी डेज, ए डबल डेज बी डबल डेज बनाता है।
ए डबल डेज बी डबल डेज बनाता है जो आभासी, जो क्या होगा इसके लिए आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। अब हम इसकी कार्य प्रणाली, देखिए बनावट हो गई, इसकी रचना भी हो गई। अब इसके सूत्र की स्थापना हम करेंगे। तो सूत्र की स्थापना हम इसकी अब करते हैं। अब हम इसका कोणीय आवर्धन का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं हम कोणीय आवर्धन। तो देखें इसका कोणीय आवर्धन, कोणीय आवर्धन निकाल रहे हैं, डायग्राम की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो देखें कोणीय आवर्धन का फॉर्मूला हम जानते हैं, चूंकि कोणीय आवर्धन m बराबर बीटा अपॉन अल्फा, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाला कोण बटे बिंब द्वारा आंख पर बनने वाला कोण, या प्रकाशिक यंत्र जब होगा तो वही प्रतिबिंब बनता है, तो उसके द्वारा आंख पर बनने वाला कोण और बिना प्रकाशिक यंत्र के तो वही हो गया कि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाला कोण बीटा और बटा बिंब द्वारा आंख पर बनने वाला कोण अल्फा का अनुपात। अब कोणीय आवर्धन कहलाता है, जो पहले पढ़ चुके हैं। डायग्राम की मेरी आवश्यकता है, इस वजह से मैंने इसको मिटाया नहीं है। तो अब देखते हैं कि m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। तो यहां से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखें m यदि अल्फा एवं बीटा के मान अति न्यून हो, क्या हो, अति न्यून हो, तो क्या होगा बेटा, देखो अल्फा इज नियर अबाउट 10 अल्फा और बीटा इज नियर अबाउट 10 बीटा। तो ये आ गया कि अल्फा को 10 अल्फा, मतलब थीटा साइन थीटा को जब थीटा लिखा जा सकता है तो थीटा को साइन थीटा भी लिखा जा सकता है। तो वैसे ही अल्फा को 10 अल्फा और बीटा को 10 बीटा नियर अबाउट में रख देंगे। तो इसलिए फॉर्मूला आ गया हमारे पास m बराबर 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। 10 बीटा और 10 अल्फा का मान उठाकर यहां से रखे हैं हम, 10 बीटा और 10 अल्फा का मान निकालें। तो देखें 10 बीटा क्या है तुम्हारे पास, देखो ये बीटा के जो कोण है वो कहां पे बन रहा है देखा जाए तो ये फाइनल इसका, ये तो वस्तु हो गई, इसके लिए ये हो गया प्रतिबिंब a डबल डेश b डबल डेश, बीटा हो गया a डबल डेश b डबल डेश बटे b डबल डेश e। तो यहाँ आ जाएगा फ्रॉम डायग्राम, चित्र से, यहाँ लिख सकते हैं अपन फ्रॉम डायग्राम चित्र से m बराबर 10 बीटा की जगह लिख देंगे हम, यहाँ पर बीटा प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाला कोण है, तो a डबल डेश b डबल डेश लंब बटे आधार क्या है b डबल डेश e हो गया a डबल डेश b डबल डेश बटे a डबल डेश b डबल डेश बटे क्या है भाई, बटे में b डबल डेश e लंब बटे आधार b डबल डेश e, और इधर आ गया अल्फा, तो अल्फा ये वाला यूज करेंगे, इस पर देखेंगे न्यूनतम दूरी, तो ए बी अपॉन माइनस डी, ए बी अपॉन माइनस डी, ये आ गया हमारे पास ए बी अपॉन माइनस डी। तो ये हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, देखें इसकी जगह पुट कर सकते हैं हम, देखो m बराबर ए डबल डेश बी डबल डेश बटे बी डबल डेश ई मल्टीप्लाई माइनस डी अपॉन ए बी।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सबसे पहले तो हम इस a डबल डेज b डबल डेज बटे b डबल डेज की जगह वैल्यू फाइंड आउट करें। क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम इसकी वैल्यू, और वैल्यू फाइंड आउट करके फिर हम इसको सोल्व करते हैं कि हमारे पास क्या प्राप्त होता है। तो देखें हम, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये उभयनिष्ठ कोण हो गया दोनों के अंदर, तो क्या हो गया? समरूप। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन, क्योंकि त्रिभुज ए डबल डेज बी डबल डेज ई, ए डबल डेज बी डबल डेज ई, ये वाला त्रिभुज बाहर वाला ए डबल डेज बी डबल डेज ई, तथा अगला त्रिभुज क्या हो गया? ए डेज बी डेज ई, तथा त्रिभुज ए डेज बी डेज ई, क्या ये समरूप है? समरूप है। क्या ये समरूप? तो क्या लगा देंगे इसमें हम? समरूपता की कंडीशन लगा देंगे, और समरूपता की कंडीशन इसको सोल्व कर सकते हैं, तो कि कोण बी डबल डेज बराबर कोण बी डेज और कोण बीटा दोनों में समान है, समरूप है। अतः समरूपता की स्थिति से, अतः समरूपता की कंडीशन, समरूपता की स्थिति में, समरूपता की स्थिति में क्या जाएगा? इस त्रिभुज की ऊंचाई बटे इस त्रिभुज की ऊंचाई, तो क्या आ गया? ए डबल डेज बी डबल डेज बटे ए डेज बी डेज, ए डबल डेज बी डबल डेज बटे बी डबल डेज, मतलब ए डबल डेज बी डबल डेज, ये वाला त्रिभुज की ऊंचाई बटे ये छोटा वाला त्रिभुज है ए बी डेज, ए डेज बी डेज, बराबर जिस ये बड़े त्रिभुज की ऊंचाई तो बड़े त्रिभुज की दूरी बी डबल डेज ई बटे छोटा त्रिभुज की जो दूरी क्या जाएगा? बी डेज ई, बी डेज ई, ये वाला मान ए डबल डेज बी डबल डेज ए डेज बी डेज, तो ऐसा करो, इसको तो पक्षांतर के इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए डबल डेज बी डबल डेज बटे ये वाला मान इधर आ जाएगा, तो बी डबल डेज ई बराबर ये ऊपर चला जाएगा ए डेज बी डेज और बी डेज ई, समीकरण नंबर 2। तो ये मान ये बी डबल डेज ई तो इधर ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको उधर ले गए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इसकी जगह वैल्यू रख देंगे। तो देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 एवं 2 से, तो देखो समीकरण 1 और 2 से क्या आ जाएगा? आप देखते हैं हम क्या आ रहा है समीकरण 1 और 2 से, देख लो क्या प्राप्त हो रहा है। ये आ गया अपने पास m बराबर आ गया ए डबल डेज बी डबल डेज बी डबल डेज की जगह रख दिया हमने ए डेज बी डेज अपॉन बी डेज ई मल्टीप्लाई माइनस डी अपॉन ए बी, माइनस डी अपॉन ए बी। अब ए डेज बी डेज मतलब एक तो एक त्रिभुज ले लो ए बी ई, एक तो त्रिभुज आ जाएगा ए बी ई, तो देखें कौन कौन से त्रिभुज यूज कर ले हम, तो ऐसा करो, अब त्रिभुज ले ले हम ए डेज बी डेज और ओ और ए बी ओ, ये दोनों त्रिभुज ले लें, क्योंकि इसमें भी अल्फा इसमें भी अल्फा आ रहा है, तो ये समरूपता की कंडीशन लग जाएगी। तो ये बी डेज ई की वैल्यू रख सकते हैं इसमें अपन, बी डेज चलो बाद में रख देंगे सबकी वैल्यू एक साथ। इक्वेशन नंबर 3, अब देखें, क्योंकि त्रिभुज AOB, त्रिभुज ए बी ओ लिख दो, AOB लिख दो, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज ए डेज ओ बी डेज, त्रिभुज ए डेज ओ बी डेज, क्या ये समरूप है? क्या ये समरूप हैं? क्यों समरूप है? क्योंकि कोण B बराबर कोण B डेज, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है,
और कोण अल्फा दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो दोनों ये भी बराबर होंगे, तो समरूपता की कंडीशन अप्लाई होगी, क्योंकि ये कोण बी और बी डैश 90 डिग्री सॉरी, और कोण अल्फा दोनों बराबर के शीर्षाभिमुख कोण है, तो समरूपता की कंडीशन लग जाएगी, तो वही लगा देंगे। अतः समरूपता की स्थिति में, अतः समरूपता की स्थिति में, तो समरूपता की स्थिति में क्या जाएगा, देखिए हम समरूपता की स्थिति में वही त्रिभुज क्या जाएगा, पहले ए बी बटे ए डैश बी डैश, जो त्रिभुज पहले जिस त्रिभुज की ऊंचाई दी है उसकी दूरी ओबी बटे दूसरा त्रिभुज नीचे वाला है, तो ये आ जाएगा ओबी डैश। तो हमें तो क्या निकालना था, ए डैश बी डैश बटे ए बी, तो उल्टा कर दो इसको, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर, ये भी उल्टा हो जाएगा, ओबी डैश अपॉन ओबी। समीकरण नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से, तो क्या होगा समीकरण 3 और 4 में, तो देखें समीकरण 3 4 में ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की जगह क्या रख देंगे हम, ओबी डैश अपॉन ओबी, तो देखें ये रख दिया हमने यहाँ पर m बराबर ओबी डैश, मतलब इसको पहले इधर ले आओ तो माइनस डी, तो इधर कर दिया मैंने माइनस डी अपॉन बी डैश ई मल्टीप्लाई, ये माइनस डी अपॉन बी डैश ई रख दिया, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की जगह रख दिया हमने ओबी डैश अपॉन ओबी, वैल्यू पुट कर दो, ओबी डैश तो कितना है इधर देखें, क्योंकि ओबी डैश इधर रखते जाएंगे हम, क्योंकि ओबी डैश बराबर कितना है, साइड में लिख दें चूंकि लगाकर, चूंकि ओबी डैश ये प्रतिबिंब की दूरी है लेंस ओ के लिए, तो ये क्या जाएगा v0, क्या जाएगा v0, ये दूसरी ओर बन रहा है, जिधर किरण चल रहा है उसी दिशा में है, तो पॉजिटिव होगी। और उसके बाद ओबी डैश आ गई, ओबी बराबर ओबी प्रतिबिंब वस्तु की दूरी, तो ये उसी ओर है, तो माइनस u0। उसके बाद चलें बी डैश ई, ये बी डैश ई जो है ये नेत्र लेंस के लिए वस्तु की दूरी, तो ये हो जाएगा माइनस यूई, ये तीनों वैल्यू, क्योंकि ये जिधर वस्तु रखी हुई है ई से इधर की ओर नापेंगे, तो क्या हो जाएगा कि प्रकाश किरण तो चल रही है इधर की ओर और दूरी नापी जा रही है, तो माइनस में होगी यूई, ये वैल्यू इसके अंदर रख दें, तो क्या जाएगा, अतः m बराबर माइनस डी अपॉन बी डैश ई कितना है, माइनस यूई मल्टीप्लाई ओबी डैश कितना होगा भाई, ओबी डैश ये हो गया हमारे पास v0, और ओबी कितना है माइनस u0, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया m बराबर माइनस v0 अपॉन u0 मल्टीप्लाई, मतलब चाहो तो ऐसे लिख दो पहले एक बार, तो ये d अपॉन ui मल्टीप्लाई v0 अपॉन माइनस u0, इसको हम आगे लिख दें, इसको हम फ्रंट में लिख दें, फ्रंट में क्या जाएगा, माइनस v0 अपॉन u0 मल्टीप्लाई d अपॉन ui। समीकरण नंबर 5, ये हमारे पास आवर्धन का मान आ गया, किसका आ गया, ये
आवर्धन का। अब आवर्धन की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हम आगे किसका मान निकालेंगे? ये जब प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की, मतलब इसकी कंडीशन लगाएंगे, वही जो कल हमने कंडीशन लगाई थी। जब प्रतिबिंब, पहला जब प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बने, और दूसरी जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। जब प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बने और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। अब ये जो दोनों कंडीशन है ये हम कल की क्लास में लेंगे। एक तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो और जब प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। ये दोनों कंडीशन कल की क्लास में हम लेंगे। आज क्लास में ड्रॉप करेंगे। थैंक्स।